स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 लेके चलते हैं। और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टडी किया था। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हमने स्टडी किया है उसी को हम आगे रिव्यू करेंगे और उसके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक को एक बार हम रिव्यू करेंगे। और लेक्चर नंबर 5 जो आज हम कर रहे हैं इसके अंदर उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। हमारे पास लेक्चर नंबर जो 4 था उसके अंदर हमने ये टॉपिक स्टडी किए थे और जिसके अंदर हमारा टॉपिक था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इस टॉपिक को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं उसके अंदर लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो हमारा माइंड जो है बिल्कुल सेट हो कि भी हमने ये पॉइंट हमारे क्लियर है। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं एक बार 4 को फास्ट रिव्यू कर देता हूँ। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड साइक्लिक, ये प्रोसेस हमने उसके अंदर 4 के अंदर हमने स्टडी किए थे। और इनके अंदर हमने क्या क्या जानने की कोशिश की थी ये एक बार हम देखें। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में देखा था कि टी कांस्टेंट होता है, उस टाइम पे हमारे पास ये कंडीशंस आई थी। तो यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड कंसेप्ट में हमारे पास बढ़ते हैं। तो ये ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 4 में एडियाबैटिक प्रोसेस हम जान चुके थे। तो जिस बच्चे ने अगर 4 नहीं देखा है अभी या नहीं किया है तो वो जरूर करे, देख ले वहां से लेक्चर को। ये मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूंगा। इसके अंदर यहाँ हमारे पास जहाँ आइसोबैरिक प्रोसेस है, जहाँ पी कांस्टेंट है, और वहां से हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट की है यहाँ। ये लेक्चर नंबर 4 में फाइंड आउट कर चुके थे कि क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच। ये आपको अच्छी तरह से ब्रेन में सेट रखनी है कि एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी की इक्विवेलेंट होती है। तो ये एस्पेक्ट आपके पास अभी आगे आएगा। ये सारे एस्पेक्ट्स हम समझ चुके थे। और आज हमें जो काम शुरू करना है वो हम शुरू करेंगे एंथैल्पी से। यहाँ से डेल एच से स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारा टॉपिक है। इससे पीछे का जो पार्ट है वो हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंथैल्पी। एंथैल्पी किसे कहेंगे हम? तो it is a impossible to determine the absolute value of enthalpy, so we determine change in enthalpy। किसी एग्जैक्ट किसी के हम एंथैल्पी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो एंड चेंज इन एंथैल्पी मींस इनिशियल और जो फाइनल वैल्यू होती है सॉरी, जो फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम चेंज इन एंथैल्पी के अंदर हम काउंट करके चलते हैं। तो ये पार्ट हमारे पास एंथैल्पी का रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर ले सकते हैं। एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी है ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड इट इज आल्सो ए स्टेट फंक्शन। अगर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करें किसके अंदर, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे पास काफी केस निकल के आएंगे और उनसे हम अलग अलग कंडीशंस जो है वो लेके चलेंगे और उन केसेस का हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे आगे चल के। तो चलिए, हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी और इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर आते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है ये। तो डेल एच डेल ई और पी डेल वी, ये रिलेशनशिप होती है। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंडेड कर दें, डेल एच चेंज इन एंथैल्पी, डेल ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इस डेल को ओपन कर दें कब, अगर हमारे पास पी कांस्टेंट हो और वॉल्यूम चेंज हो। तो अगर पी कांस्टेंट है और चेंज इन वॉल्यूम हो तो ये आएगा। और अगर अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर होगा तो ये आएगा। तो ये दोनों कंडीशंस हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से ओपन करके। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है उसका मतलब है कि इस कंडीशन में पी कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है यहाँ, कांस्टेंट है। इस कंडीशन में कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। जो वॉल्यूम कांस्टेंट होती है उस टाइम पे चेंज इन प्रेशर हो जाता है। तो इस तरह से इक्वेशन हम बना सकते हैं। चलिए केस 1 लेके चलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर। अब हमने क्या कांस्टेंट रखा है,
प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है, तो मतलब पी को हमने कांस्टेंट रख लिया। देखिए दो कंडीशंस अलग अलग हैं इन दोनों, ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन, अलग अलग कंडीशन है। हमने पी को कांस्टेंट रखा है, तो चेंज किसके अंदर हुआ, वॉल्यूम में। तब हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये। अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, किसको कांस्टेंट कर लिया, वॉल्यूम को, तो जो वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी ये। तो हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, और हम लिखते हैं पी डेल वी। तो ये तभी एप्लीकेबल होगी जब पी कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुई तो डेल ई इज इक्वल टू वी कांस्टेंट होगा, तो ये आएगा डेल पी। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ये हमारे पास जरूर मिलेगा इसके अंदर। ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है, तो हैंड रेज कर दे। शाबाश, आपको आई थिंक ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। केस नंबर 3, अभी उसी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के ऊपर अगर हम बात करें, तो केस नंबर 3 पे आते हैं हम। तो केस नंबर 3 क्या कहता है, ये देखें। केस नंबर 3 कहता है इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल, कहता है दोनों कांस्टेंट नहीं हो, अब दोनों क्या हो, वेरिएबल हो, बदलाव रखते हो। तब अगर दोनों की इनिशियल क्या लेके चलेंगे, H1 E1 P1 V1, फर्स्ट कंडीशन। दोनों की फाइनल H2 E2 P2 V2, दोनों की फाइनल होगी। तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, तब हमारे पास ये बनेगी कि ये क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, और ये कंडीशंस क्या आ जाएगी, P2 V2 माइनस P1 V1। तो हमारे पास उस कंडीशन में ये इक्वेशन बनेगी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो देखो तीन कंडीशंस हमने पढ़ चुके हैं, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई माइनस, तो हम पढ़ चुके हैं, प्लस पी डेल वी, और दूसरी कंडीशन डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, और इस कंडीशन में क्या ले लिया हमने, पी डेल वी, पी डेल पी, और अगली कंडीशन हमें ली है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। देर आर द थ्री कंडीशंस जो हमने स्टडी की है। तो केस 1, केस 2 और केस 3, आई थिंक ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। देखो हमने केस 1 में ये देखा, केस 2 में हमने ये देखा, इक्वेशन हमारे पास ये थी, और इसी तरह से केस 3 के अंदर हमने इस पार्ट को देखा। तो तीन इक्वेशंस हैं जो हमारे पास है, आप नोट कर सकते हैं, जो आपके नोट्स हैं वहां आप नोट रखें इस चीज को। केस नंबर 4, अब एंथैल्पी के अंदर केस नंबर 4 क्या बनता है, नोट्स नोट कर ले, क्योंकि ये कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 4 बनता है, कंडीशन नंबर 4 है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर अब क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, तब हमारे पास देखो अलग अलग कंडीशंस बन रही हैं। तो चलिए, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई पी डेल वी, कांस्टेंट प्रेशर पे ये इक्वेशन आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि भी जब हम कांस्टेंट लेके चलेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी, और इसमें किसी कैंडिडेट को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कांस्टेंट प्रेशर पी एंड टी फॉर रिएक्शन, उसके अंदर हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये गैस इक्वेशन होती है, हमने सभी ने पढ़ा है। और ये गैसियस रिएक्टेंट होता है, उसके लिए होती है आर, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए। और गैसियस अगर प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट के लिए हम ये इक्वेशन लेते हैं। अगर हम प्रोडक्ट माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें तो हमारे पास ये आएगा कि नहीं आएगा। और वीपी माइनस वी आर डेल वी कर सकते हैं, इसके इक्वल टू डेल एन, और इसके इक्वल टू आर टी कर सकते हैं कि नहीं। फिर से देखिए, फिर से बता देता हूँ आपको, हमने क्या लिया, कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास एंथैल्पी की इक्वेशन बनी। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, जिन गैस जिसके अंदर होती है, वहां हमारे पास जो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन है, वो गैसेस रिएक्टेंट के लिए आर पी वी आर एन आर टी, प्रोडक्ट के लिए ये लेंगे हम, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा। तो पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन जी आर टी, तो यहाँ जो हमारे पास पी डेल वी है उसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल एन जी आर टी।
बोलो, है ना? देख सकते हैं ना? तो अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं तो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, डेल एन जी आर टी लिख सकते हैं। और हम पता है हमें कि डेल एच हमारा किसके बराबर आया था, क्यूपी के, और डेल ई हमारा किसके बराबर आया था, क्यूवी के। तो ये दोनों रख दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आई कि नहीं आई? तो हमारे पास क्या बना कि क्यूपी माइनस क्यूवी इज इक्वल टू डेल एन जी आर टी। आई थिंक ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हैंड रेज कर दे अगर ये केस नंबर 4 हमें चेंज इन एंथैल्पी का क्लियर है तो। गुड। मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। तो चलिए, यहाँ तक हमने क्या क्या जानने की कोशिश की। हमने एंथैल्पी के केस जाने, ये एंथैल्पी इक्वेशन है, आपने नोट कर लिए, नोट्स बना लें। रिलेशनशिप बिटवीन डेल एच एंड डेल ई वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे बहुत सारे केस बनेंगे। केस 1 कांस्टेंट प्रेशर, केस 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद केस 3, उसके अंदर बोथ आर वेरिएबल, और ये हमारे पास इक्वेशन बनी। केस 4, केस 4 में हमने इसको पी विजुअल टू एनआरटी इक्वेशन से कनेक्ट करके और हमने नेट रिजल्ट ये फाइंड। केस नंबर 4 तक हमें क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ कंडीशंस हैं जिनको मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, और उन कंडीशन को ध्यान से आप लोग नोट कर लेंगे। ये नोटबुक में भी नहीं मिलेंगे आपको, और नोट्स भी नहीं मिलेंगे। ये कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, तो इन कंडीशंस को हम नोट करके रखेंगे। तो देखिए कंडीशंस क्या है। ये न्यूमेरिकल में काफी काम आने वाला एस्पेक्ट है। एग्जाम्पल से हम इस कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है सी, और देखो उसके अंदर 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने किया CH4, ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में मीथेन, और इसने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी गैसियस फॉर्म में, और इससे हमारे पास प्रोडक्ट बना CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, और उसने बनाए 2H2, ठीक है। अब हमसे कोई कहे कि यहाँ डेल एन जी की वैल्यू क्या होगी। डिफरेंट केसेस के अंदर हम एन जी की वैल्यू लेके चलते हैं कि हम जैसे QP माइनस QV डेल एन जी आर टी, ये होता है। तो डेल एन जी मतलब किस कंडीशन में, मान लो यहाँ तो गैस दे रखा है, तो इसको हम क्या मान के चले, वाटर को हम गैस मान के चले या वाटर को हम लिक्विड मान के चले? किस कंडीशन में वाटर को गैस माने, किस कंडीशन में वाटर को गैस माने हम, और किस कंडीशन में वाटर को हम लिक्विड माने? ये बात हमेशा कंफ्यूजिंग रहेगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कब इसको गैस मानना है और कब हमें लिक्विड मानना है। चलिए तो हमारे पास कंसेप्ट बना कि डिफरेंट केसेस ऑफ वाटर, किस कंडीशन में, गैस कंडीशंस वाटर के डिफरेंट केसेस क्या क्या लेके चलते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है वो देखो। अगर हमारे पास जो गैसियस इक्वेशन दे रखी है, गैसियस इक्वेशन दे रखी है, तो वहां हमें वाटर के ब्रैकेट में इस तरह से गैस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इफ टेम्परेचर T इज बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, कितना हो, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में वाटर जो है वो डेफिनेट एक लिक्विड फॉर्म में होगा, गैसियस में नहीं होगा। ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठाएं। नेक्स्ट कंडीशन, और इफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और अबो 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर या तो 100 डिग्री सेल्सियस हो या अबो 100 डिग्री सेल्सियस हो, उस कंडीशन में वाटर डेफिनेट है, वो गैसियस स्टेट में ही लिया जाएगा, बताने की आवश्यकता ही नहीं। और अगर टेम्परेचर कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में टेम्परेचर नॉट स्पेसिफाइड, बता ही नहीं रखा कि टेम्परेचर कितना है, तो उस कंडीशन में वाटर डेफिनेट हो कि स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब हमें कोई इक्वेशन दी हुई मिलेगी, क्योंकि डेल एन जी निकालेंगे तो N2 माइनस N1 होता है, तो उस टाइम पे हमें नंबर ऑफ मोल सभी के लेने पड़ते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर कंसिडर क्लियर होना चाहिए
या तो इसके पीछे गैसेस लिखा होगा, तब हम उसको नंबर ऑफ मोल्स गैस के काउंट करेंगे। टेम्परेचर अगर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है तो लिक्विड कंसिडर करेंगे। टेम्परेचर 100 या 100 से अबो है तब ये गैस में होगा, और कहीं स्पेसिफाई नहीं है तो लिक्विड में होगा। मुझे बताइए, क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? तो हैंड रेज कर दे फटाफट और नोट कर लें, क्योंकि अब इससे आगे हम इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके। ओके। अभी जो हमने टॉपिक किया उसी पार्ट में से हम इसको आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। चलिए, ये हमारे पास एग्जांपल है। एट 100 डिग्री सेल्सियस द कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन क्यूपी एंड क्यूवी इन टर्म्स ऑफ आर। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो नाउ हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है प्रोपेन, तो C3H8, और ये रिएक्ट करेगा, कंबस्टन मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट होगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन करेगा? CO2 + H2O। इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 5 मोल्स, कार्बन हमारे पास यहाँ 3, और वाटर हमारे पास आएंगे 4। अब हमारे पास कंडीशंस है कि ये क्या है? ये गैसियस फॉर्म है, ऑक्सीजन भी गैसियस है, कार्बन भी गैसियस है। वाटर बताइए क्या होगा? चैट बॉक्स में फटाफट आंसर डालिए। वाटर को लिक्विड लूं, गैस लूं, क्या फॉर्म लूं? पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। वेरी नाइस। एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, महक ने। गैस होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशंस लगाई थी 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है उस टाइम पे, या अबो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर किस में होता है? गैसियस में। अगर मैं यहाँ डेल एन जी फाइंड आउट करूँ, N2/N1, तो क्लियर होगा आपको। N2 कितना होगा? 3 + 4, ये कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ कितना होगा? 5 + 1 = 6। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आएगी वो +1 वैल्यू आएगी। क्लियर? नाउ हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है क्यूपी और क्यूवी के बीच में। तो आप लोगों को क्लियर है, क्यूपी - क्यूवी = डेल एन जी आर टी। ये इक्वेशन थी। अब हमारे पास डेल एन जी कितना है? 1 हो गया। आर की वैल्यू ये है। और टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाता है? टेम्परेचर हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर को हम केल्विन में लेके चलते हैं। तो नाउ 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर हम 273 जोड़ दें तो ये हमारे पास होता है 373 केल्विन। तो हमारे डालेंगे यहाँ क्यूपी - क्यूवी = 3, ये टी रहेगा ना इसके साथ, तो 373 आर। ये अपने पास आंसर आएगा। कितने कैंडिडेट्स का ये आंसर आ चुका था? गुड। किसी ने आंसर तो दिया नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे आप, और इसको साथ साथ क्वेश्चंस को नोट करके सोल्व कर लें। लेट्स वी कम टू द सेकंड प्रॉब्लम। हम अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट सोल्व करें। पहले नोट करें फिर उसके बाद सोल्व करें। ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट सोल्व करें। शाबाश, नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 7 डिग्री सेल्सियस, ये हमें फाइंड आउट क्या करना है कि डेल एच और डेल ई, ब्यूटेन का है। 20 फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डेल एच एंड डेल ई। तो बताइए दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कंबस्टन करते हैं ब्यूटेन का, तो C4H10 ये हमारे पास है।
और ये गैसियस फॉर्म में तो कंबस्टन होगा तो किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। एक बच्चे ने रिस्पॉन्स भी दिया है -1200। चलिए उसके बाद इससे क्या फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इसकी फॉर्मेशन हमारे पास होगी। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ 13/2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 4 मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, और ये हमारे पास होंगे 5 मॉलिक्यूल्स। ये देखो गैसियस फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म, और ये हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, तो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो डेल एन जी हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि N2 माइनस क्या है, N1। N2 वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, और N1 कितना है हमारे पास, 1 + 13/2, यही हो जाएगा। तो हम इसकी जो नेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो अपने पास अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, -3.5 के आसपास आएगी, डेल एन जी। नाउ डेल एच माइनस डेल ई, और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल एन जी आर टी। ठीक है, हम दोनों में रिलेशन बताने के, दोनों में रिलेशन क्या हो, क्लियर। तो अगर हम डेल एच इधर रहने दें और ये हमारे पास डेल ई उस तरफ आ जाए, तो प्लस क्या हो जाएगी, डेल एन जी आर टी। अब डेल एन जी की वैल्यू कितनी है, ये है -3.5, और ये प्लस है ना, इंटू आर, और टी कितना हो जाएगा, टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर दे रखा है 273 में अगर 27 जोड़ दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 300। तो ये प्लस और क्या हो जाएगा, माइनस, तो डेल ई माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 3.5 इंटू आर इंटू 300। तो मुझे बताइए इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी होगी, डेल एच की वैल्यू होगी या डेल ई की वैल्यू होगी, बताइए। ये रिलेशन आने के बाद किसकी वैल्यू ग्रेटर होगी दोनों में से। ये तराजू के दो पलड़े हैं, ठीक है, एक पलड़े में क्या रखा है, डेल एच रखा है, और एक पलड़े में रखा है डेल ई। ये तराजू है हमारे पास इस तरह से, क्लियर। हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए इन दोनों को क्या किया हमने, दोनों बीच में इक्वल साइन लगाया है। जब इक्वल साइन लगाया उस टाइम पे हमें इसमें से क्या घटाना पड़ा, 3.5 इंटू आर इंटू 300। तो आप बताइए ग्रेटर कौन सा है, शाहबाज। हाँ, साहिल सारिका सभी ने जवाब अच्छे दिए। तो क्योंकि बड़ा है तो बड़े में जो ये वैल्यू ज्यादा थी इसीलिए तो इसमें से सब्सट्रैक्ट किए, तभी बराबर हुए। तो डेल एच स्मॉल है और डेल ई क्या है, ग्रेटर। तो हमसे इसमें दोनों में रिलेशन पूछी थी कि एच और ई के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। आप नोट कर ले इसको, तो ये इसका इंपॉर्टेंट आंसर है। ओके, क्लियर है, तो हैंड रेज कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, आई थिंक क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे फटाफट सोल्व करें। फॉर ए गैसियस रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंबस्टन, ये हमारे पास दे रखा है कंबस्टन ऑफ आइसोब्यूटेन विच इज करेक्ट। आइसोब्यूटेन के कंबस्टन के लिए कौन सी रिलेशन करेक्ट है। अगर कॉमन सेंस होगी तो हम तुरंत इसका जवाब अभी दे पाएंगे। आइसोब्यूटेन के कंबस्टन के लिए कौन सी रिलेशन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। शाबाश, C4H10, ये गैसियस फॉर्म में है और कंबस्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करेंगे हम इसको। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अगर हम बैलेंस करें तो ये 11/2, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोलिक्यूल्स और 5 मोलिक्यूल्स हमारे पास इसके होंगे। तो बताइए, फॉर ए गैसियस रिएक्शन, ऑलरेडी ये स्टेटमेंट दे रखी है, गैसियस रिएक्शन। दो बच्चों ने रिस्पॉन्स भी दिया है, दिलबाग ऑप्शन 2, साहिल ऑप्शन 2,
ऑप्शन 1 दिलबाग 1 साइड 2। चलिए, ये हमें दे रखा है, तो यहाँ गैसियस रिएक्शन लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ सोचने का आवश्यकता है नहीं, सारे गैसियस फॉर्म में होंगे। तो अब हमारे पास जो डेल एन जी होगा वो क्या होगा, N2 माइनस N1। N2 की वैल्यू कितनी है 9, और N1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस 11.2, ये रहेगी ना, यही पार्ट रहेगा। तो हमारे पास नेट पार्ट कितना आएगा हमारे पास, इसमें से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास 1.5। क्लियर। और डेल एन जी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। हम यह कह सकते हैं कि डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। अब यहाँ जो वैल्यू है ये डेल ई के अंदर प्लस होगी, ये 1.5 आर हो जाएगा, जो भी टी है, ये सारी वैल्यू इसके अंदर प्लस हुई। तो प्लस हुई तो सीधी सी बात है कि ये भारी था पहले ही, तो डेल एच जो है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू डेल ई। इस तरह से हम बता सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा इसके अंदर बताइए, ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन इसका बनेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या होगी, अपने पॉइंट क्या होगा अपने पास, ये देखिए, फटाफट बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग केस है हमारे पास, और इसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम सारा आसानी सोल्व हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये गैसियस रिएक्शन, ऑलरेडी गैसियस बोल रहा है इसके अंदर, ये दे रखा है द evolved heat at constant volume is 20 किलो कैलोरी, फाइंड डेल एच एट 500 केल्विन। 500 केल्विन हमें फाइंड आउट करना है। कौन सी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट इवोल्व हुई है, तो क्यू वी, इवोल्व इवोल्व जब होता है तो क्या होता है माइनस किलो कैलोरी, और क्यू वी किसके बराबर है डेल ई, ये है ना डेल ई के बराबर है। तो हमारे पास डेल ई इजकल टू कितना आ जाएगा -20 किलो कैलोरी। ओके, उसके बाद हम इक्वेशन जानते हैं कि डेल एच इजकल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। यहाँ तक हमें क्लियर है, यहाँ तक मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, आप बताइए हमारे पास क्या क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ हम डेल एन जी फाइंड आउट करें, तो हमारे पास क्या होगा N2 माइनस N1। अब N1 कितना है और N2 कितना है, N1 कितना होगा 3 प्लस 2 5, और ये कितना होगा 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 माइनस 5 इजकल टू -2। तो ये हमारे पास डेल एन जी हो गया। क्लियर। तो डेल एच कितना हो जाएगा -20, डेल एन जी की वैल्यू कितनी होगी -2, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा आर टी। तो आर देखो केल्विन कैलोरी पर मोल, ऐसी कंडीशन में आर की वैल्यू कितनी होती है, आर, और टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है 500। क्लियर। बताइए, अब बताइए कितना आएगा अपने पास भी, कैलोरी किलो कैलोरी है। हाँ, शाबाश। हम्म, तो -20 प्लस ये अपने पास जो वैल्यू दे रखी है, ये -2 किलो कैलोरी है, और कैलोरी में बदलेंगे तो इसको 1000, और आर की वैल्यू ऐसी कंडीशन में कितनी होती है 2 होती है, कैलोरी किलो कैलोरी केल्विन किलो कैलोरी, और ये हमारे पास होगा 500। और जब इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास डेल एच आएगा -20 -2, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा अपने पास -22 किलो कैलोरी। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आर की वैल्यू 2, मैंने बताया तो उस टाइम पे जब हमारे पास यूनिट आती है केल्विन
कैलोरी मोल इनवर्स, या किलो कैलोरी मोल और केल्विन इनवर्स, ये आती है। तो देखो किलो कैलोरी में दे रखा था, मोल केल्विन इनवर्स हमारे पास था। ठीक है, तो हमारे पास डेल एच जो है वो अपने पास इतना है, -22। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को, तो हैंड रेज कर दे, हैंड रेज कर दे अगर समझ में आ गया है तो। नोट भी कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। जब आप इनको सोल्व कर लेंगे तो अंदर जो प्रॉब्लम आएंगी उनको लगाने में आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। कंपटीशन चाहे नीट का हो, जेई का हो, कहीं भी हो, वहां से प्रॉब्लम आएंगे तो हम आसानी से कर सकते हो। चलिए अगली प्रॉब्लम लगाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लगाओ। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर टाइप अपने आप में एक केस को लेके चल रही है, तो हम उसी तरह से उस केस को कर सकते हैं। H2Cl2 2HCl, डेल एच की वैल्यू दे रखी है जो है हमारे पास, इफ दे रखा 2 मोल, ये एक्चुअल में 2 स्मॉल में लिखा है, ये एक्चुअल में कैपिटल होगा। 2 मोल ऑफ H2 इज अलाउड टू कंबाइन कंप्लीटली विद 2 मोल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म HCl, देन फाइंड डेल ई। ये हमें फाइंड करनी है। तो मतलब ये कहता है कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है और हमारे पास फॉर्मेशन कर रही है 2 मोल ऑफ HCl। ठीक है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो ऐसी कंडीशन में हमें दे क्या रखा है, डेल एच की वैल्यू दे रखी है जो कि अप्रोक्सीमेट कितनी है, -185 किलो जूल, ये दे रखी है। ठीक है, इसका कितना मोल है, 1 मोल। इसका कितना मोल है, 1 मोल। इसके कितने मोल है, 2 मोल। ये हमें दे रखा ऑलरेडी। तो चलिए अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमारे पास एनर्जी कितनी बढ़ेगी, तो H2Cl2, तो ये जो दे रखी है हमें, ये H2Cl2 और डेल एच अपने पास इतनी दे रखी है। ठीक है, जब 1 मोल होता है उस टाइम पे इनकी एनर्जी इतनी होती है, लेकिन इफ 2 मोल, कितने मोल की बात कर रहे हैं, 2 मोल, तो अगर हम इसको 2 मोल कर दें हम इस तरह से, 2 मोल 2 मोल, तो उस टाइम पे सीधी सी बात है कि जब 1 मोल था तो एनर्जी कितनी थी डेल एच की, -85 किलो जूल पर मोल। लेकिन कंडीशन चेंज करके कह रहा है कि 2 मोल कर दी जाए H2 के। जब 2 मोल कर दी जाएंगे उस टाइम पे डेल एच कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी कि नहीं, -85 किलो जूल पर मोल। तो अप्रोक्सीमेट ये कितनी आ जाएगी, -370 किलो जूल पर मोल। बस अब इसके बाद तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, डेल एन जी की वैल्यू कितनी आएगी, N2 - N1, जो कि अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो दोनों तरफ क्या है, बराबर है। 4 करेंगे तब भी बराबर होगी। तो नाउ अब हमें डेल एच फाइंड आउट करनी है। तो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, तो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, एन जी की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, डेल ई। तो डेल ई किसके बराबर होगी, डेल एच, और अब डेल एच कितना है हमारे पास, 370 किलो जूल पर मोल, जो कि किसके बराबर होती है, डेल ई के बराबर होती है। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हैंड रेज कर दे फटाफट। ओके, इस पॉइंट को नोट भी कर ले, क्लियर भी होगा सभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्यूपी एंड क्यूवी फॉर द रिएक्शंस। ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें डिफरेंस बताना है हमें कि क्यूपी और क्यूवी के बीच में कितना डिफरेंस आएगा। शाबाश, हमारे पास शॉर्ट टाइम, अभी बस लेक्चर फिनिश होने वाला ही है। मैं एज ए होमवर्क इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आना चाहिए -7.4 और किलो जूल। यहाँ हमारे पास डेल एन जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है जो कि 100 से बिलो है,
तो इसलिए इसको हम किस फॉर्म में लेके चलेंगे, लिक्विड फॉर्म में लेके चलेंगे। सारा केस बाकी आपको क्लियर है ही। और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी हो जाएगी, 8.13। ठीक है, चलिए। तो आज हमने जो लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में 4 की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया, और आगे जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे होप है कि आप सभी को अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।